हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ कुमार। आई टीच इन क्लास 5 क्योंकि अब तो हम लोग ने क्लास 4 को कंप्लीट कर दिया है, इसलिए अब हम लोग का क्लास 5 शुरू होगा। तो मैं भी आपको क्लास 5 आज से शुरू करूंगा पढ़ाना, ठीक है। हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर 1 से राख की रस्सी से शुरू करूंगा, बाकी आगे चारों सब्जेक्ट पढ़ाते जाऊंगा, तीनों। और ये तो पहला है, बाकी दूसरा तीसरा चौथा अब वो कैसे आएगा वो मैं जानता हूँ, ठीक है। बाकी आपको पता चल जाएगा जब ये किताब खत्म हो जाएगी, ठीक है। बाकी मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक की मैथ के सारे एक्सप्लेनेशन को आंसर के वीडियो बना दिया। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। वीडियो का नहीं, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। बाकी मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक की हिंदी के सारे एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर वीडियो बना दिया। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जा करके देख लीजिएगा वीडियो को नहीं, प्लेलिस्ट का। और ऐसे ही एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 27 ईवीएस के भी एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जा करके देख लीजिएगा वीडियो को नहीं, प्लेलिस्ट का। और मैंने आपके एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 19 तक के इंग्लिश के सारे एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जा करके देख लीजिएगा वीडियो को नहीं, प्लेलिस्ट का, ठीक है। तो अब हम लोग आज से शुरू करेंगे चैप्टर 1 राख की रस्सी हिंदी का चैप्टर, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपने एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 1 राख की रस्सी को। तो पहले हम लोग कहानी समझ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। दोनों चीज़ एक ही में करेंगे क्योंकि हमारा रीति रिवाज है कि एक ही वीडियो में एक ही चीज़ कर देना। पहले करता था अलग अलग, अब करूँगा एक ही साथ, ठीक है। शुरू करते अपने इस चैप्टर को। तो शुरू करते हैं। लोनपो-गार तिब्बत के 32वें राजा सौनग वैसैन गाम्पो के मंत्री थे। अब जो लोनपो-गार थे वो तिब्बत के 32वें राजा, तो तिब्बत हैं वो तो चाइना में पड़ता है, ठीक है। चाइना के अंदर तिब्बत है, तो उसके 32वें राजा सौनग वैसैन गाम्पो के मंत्री थे लोनपो-गार, ठीक है। वे अपने चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे, ठीक है। मतलब वो अपने चालाकी और हाजिर जवाबी से, मतलब वो अपने चालाकी और होशियारी से और हाजिर जवाबी से, मतलब उनसे कोई भी प्रश्न पूछ दिया जाए वो तुरंत उसका जवाब दे देते, ठीक है। तो कैसा भी चालाक, मतलब कैसा भी प्रश्न हो, कैसा भी कुछ भी हो, वो चालाकी, होशियारी और हाजिर जवाबी के तरह से उसका उत्तर दे देते हैं, ठीक है। और वो इस चीज के लिए दूर दूर तक मशहूर थे, दूर दूर तक फेमस थे, ठीक है। कोई उनके सामने टिकता ना था, मतलब उनके सामने कोई टिकता नहीं था। मतलब अगर उनके सामने कोई भी प्रश्न पूछ दिया जाता तो वो उसका तुरंत हाजिर जवाबी दे देते थे, मतलब उसका तुरंत उत्तर दे देते थे। और अब वो इतना फेमस हो गए थे कि वो उनके सामने अगर राजा कोई भी क्वेश्चन पूछ देते, किसी के साथ कंपटीशन करा देते किसी अपने राज्य के निवासी के साथ, तो उनके सामने कोई टिक ही नहीं पाता था, सब आउट हो जाता था उनके सामने, ठीक है। चैन से जिंदगी चल रही थी, उनकी जिंदगी एकदम चैन से आराम से चल रही थी जिंदगी। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। लेकिन जब से उनका जो बेटा है वो बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बन गया था, उनके लिए चिंता का विषय बन गया था। मतलब चिंताजनक बात ही ऐसी थी जिसके बारे में उनको बहुत परेशानी होती थी। वो हर वक्त चिंता में रहते थे, परेशान रहते थे। कारण यह था कि वो बहुत भोला था, मतलब जो उनका बेटा था वो बहुत ज़्यादा भोला था, ठीक है, एकदम भोला भंडारी। होशियारी तो उसे छू कर के भी नहीं गई थी, मतलब उसकी जो होशियारी है वो तो उसे छू कर भी जरा सा भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। मतलब जब इनका बेटा है ये बहुत सीधा साधा है, मतलब एकदम सीधा साधा, बहुत भोला है, किसी के भी बात पे मान जाता है, ठीक है। दूसरे के बात पे मानना, तो वो तुरंत किसी की भी बात पे मान जाता है, सीधा साधा एकदम है। और जब ये इनका खात्मा हो जाएगा लोनपोगार का, तो इसके बाद इनका कैसे काम चलेगा, इसके बेटे का कैसे काम चलेगा, ये कैसे अपना काम कर पाएगा। अगर इसके पास होशियारी और चालाकी नहीं रहेगी तब तो इसे कोई भी लूट लेगा, कुछ भी कोई कर सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर हम लोग होशियार रहेंगे तो ही ना, आजकल बहुत फ्रॉड चल रहा है, ठीक है। बहुत लोग इस चालाकी में फंस जाते हैं और बहुत लोग बच भी जाते हैं क्योंकि वो उनके पास उनको होशियारी छू करके जाती है। उन लोगों को होशियारी रहती है कि वो किसी भी स्ट्रेंजर से बच जाते हैं। बहुत फ्रॉड हो रहा है ना, स्कैम पता नहीं जो भी होता होगा, हम लोग अपने बुक को पढ़ते आगे। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं।
मतलब एक दिन क्या हुआ, लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेरे मतलब 100 शिप्स देते हुए कहा कि तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, ठीक है, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इसे किल भी नहीं करना और इसे सेल भी नहीं करना, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, ठीक है, वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। मतलब उनका कहना था कि तुम्हें इन्हें लेकर के जाना और इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, इन्हें लेके भी जाना और इन्हें लेके भी आना, लेकिन उसके साथ क्या ट्विस्ट है कि 100 जौ के बोरे लेके आना है, वरना जो लोनपोगार है वो अपने बेटे को घर में घुसने नहीं देगा। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया, वो चला गया उसका बेटा शहर की तरफ। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया था, लोनपोगार का बेटा जो है शहर पहुंच गया था, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही हो कहाँ थे। मतलब उसके पास इतने सारे मतलब 100 बोरे जौ, मतलब समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा। अब इतना जौ के बोरे को खरीदने के लिए पैसा तो होना चाहिए ना, बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत नहीं, 10-20 रुपए से काम नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा रहना चाहिए। उसके पास इतना पैसा था ही कहाँ। वो इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया। अब वो इस समस्या प्रॉब्लम को सोचने विचारने के लिए सोचते रहा कि क्या करूं, मैं क्या करूं। अब इस चीज़ को सोचने के लिए अब क्या कहीं खड़ा रहेगा अपने भेड़ों को लेकर के कि मैं क्या करूं, बीच रास्ते पे खड़ा है। वो कहीं साइड पे चला गया, सड़क किनारे जा कर के बैठ गया, ठीक है, मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। अब उसकी जो उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था वो उसके समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ ही क्या। वो बहुत दुखी था, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, सैड हो गया कि मैं करूँ तो करूँ ही क्या। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। अब जो उसके सामने कोई एक लड़की आ खड़ी होती है, सामने आ जाती है, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो। वो लड़की पूछती है कि तुम इतने दुखी क्यों हो। लोनपोगार का बेटा जो है अपना हाल कह सुनाता है, अपने बारे में बताता है और अपना जो प्रॉब्लम है वो भी बता देता है कि मुझे 100 जौ के बोरे खरीदने हैं और इन 100 भेड़ों को ना तो मारना ना तो बेचना है और ये घर लेके भी जाना है, ठीक है। अपने बेटे उन्हें लोनपोगार ने ऐसा कहा है कि उन्हें जो मिला 100 भेड़ लोनपोगार के बेटे को लेके भी आना है और 100 जौ के बोरे भी लेके आना। अब मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं खरीद सकूं। इसमें इतना दुखी होने की बात ही क्या है, मैं इसका हल इसका निकाल देती हूँ। अब जो सामने कोई लड़की थी वो कहती है कि दुखी होने की बात क्या है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ, सॉल्यूशन निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतार दिए, ठीक है, मतलब इतना कहा लड़की ने, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, बाल उतार दिए उन भेड़ों को, 100 भेड़ों के। अब बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया, बाजार था वहाँ पे, तो वहाँ पे जाके बेच दिया। अब जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। अब जो रुपए उस लड़की को मिले उसे वो जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे। अब लोनपोगार के पिता जो था, मतलब जो भी था, उसका नाम मुझे थोड़ी पता, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने क्या कहा, मैंने गलती कहा दिया, ठीक है। ऐसे में मेरी ही गलती है, इसलिए मुझे माफ़ कर दे। अब जो लोनपोगार का बेटा था उसको लगा कि उसके पापा जी जो हैं लोनपोगार हैं वो बहुत खुश हो जाएंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जो उसकी आप बीती थी जो उसने बताया उस पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो उठकर कमरे से बाहर चले गए, ठीक है, लोनपोगार। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ 100 के जौ बोरे लेकर आना, 100 जौ के 100 बोरे लेकर आना, ठीक है। यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है कि जौ के 100 की जौ, ठीक है। अब दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि पिछली बार तो तुमने भेड़ों के बाल उतार दिया और उसे बेच दिया, मुझे ये जरा भी पसंद नहीं आया, ठीक है। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेके जाओ, क्योंकि अगर वो दूसरे मतलब फिर से 100 भेड़ों को नया 100 भेड़ों को दे देता तो फिर उनका बाल को काट करके, ठीक है, बाल उतार के बाजार में बेच देता। लेकिन इस बार क्या क्या है कि उन्हीं 100 भेड़ों को लेके जाओ और उनके साथ ही आना जौ के 100 बोरे ले करके, ठीक है। तो अब इसमें फिर से प्रॉब्लम हो गया। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा।
मतलब इस बार लोनपोगार का बेटा सर पे जाकर के उसी जगह पे बैठा जहाँ पे वो पहली बार बैठा था। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वो लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और न जाने उसे क्यों पता था कि वो लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, और हुआ भी ऐसा ही। वो लड़की आई, ठीक है, वो लड़की आ गई। उसने उससे मतलब उसने अपनी मुश्किल का सुनाई। अब जो लड़का था लोनपोगार का बेटा, वो अपनी लड़की से मुश्किल का सुनाया कि ये मेरी मुश्किल है, फिर से मैं प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में घुसने नहीं देंगे। अब तो अगर मैं बिना जौ के 100 बोरे लेकर के घर में घुसने भी नहीं देंगे मुझे पिताश्री। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे खरीदकर लोनपोगार के बेटे को सौंप कर लड़की ने उसे घर भेज दिया। मतलब वो क्या किया, लड़की सोचकर बोली कि एक तरीका है भाई। उसने भेड़ों के सींग काट दिए, जो भेड़ों के सींग थे उन्हें काट दिया, और जो उन्हें बेचकर रुपए मिले उनसे वो 100 बोरे जौ खरीदे। मतलब 100 बोरे जौ खरीद लिए, जौ के 100 बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंप कर लड़की ने उसे घर भेज दिया। अब जो भी मिला लोनपोगार को 100 बोरे, वो लेकर के वो घर, उस लड़की ने उसे सौंप कर घर भेज दिया, वो चला गया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। भेड़े और जौ के बोरे पिता को हवाले देते हुए वो लोनपोगार बहुत खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी का सुनाया। उसने विजयी भाव से अच्छे मन से कि मैंने मतलब 100 के जौ के 100 बोरे लाए हैं, और उसने इसी खुशी में बोला, अपनी सारी कहानी का सुनाई। सुनकर लोनपोगार ने बोला, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। अब लोनपोगार ने क्या बोला कि उस लड़की से जाकर के कहो कि हमें 9 हाथ लंबी रस्सी, राख का रस्सी बना करके दो। अब यहाँ राख की रस्सी से ही शीर्षक का नाम लिया गया। हमें 9 हाथ लंबी, मतलब आपका जितना एक हाथ जितना लंबा है उसी के बराबर 9 हाथ लंबे राख का रस्सी बना के उसे देना है। उनके बेटे ने लड़की के पास जा करके पिता का संदेश दोहरा दिया। मतलब उनके बेटे ने, लोनपोगार के बेटे ने लड़की पर जा करके पिता ने जो भी बोला था वो जा करके बोल दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, लेकिन लड़की ने एक शर्त रखी। क्या रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वो गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की का शर्त मंजूर कर लिया। अब लड़की ने एक शर्त रख ली कि मैं रस्सी तो बना दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वो गले में पहननी होगी, जो राख की रस्सी उसे गले में पहनना होगा। लोनपोगार ने सोचा कि जो लोनपोगार थे वो सोचे कि ऐसा रस्सी बनाना ही बड़ा मुश्किल है, तो फिर कैसे मैं पहन सकूंगा, और बनाना ही मुश्किल है तो कैसे हो पाएगा। इसलिए उसने लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उस पत्थर की सील पर रखा, ठीक है। मतलब अगले दिन वो क्या की कि लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, ठीक है, उसे पत्थर के सील पर रख दिया। पत्थर जो होता है उसके सील पर रख दिया, उसके ऊपर रख दिया और जला दिया सीधा माचिस से। ओके, रुकिए 1 मिनट। हाँ, जला दिया। रस्सी तो जल गई मगर रस्सी की आकार की राख बच गई। अब रस्सी की आकार की राख बच गई, जो भी उसने जलाया था उसकी राख बच गई। इसे वह सील समेत लोनपोगार के पास ले गई। मतलब अब उसे सील समेत वैसे ही रख समेत ले करके लोनपोगार के पास ले आई और उसे पहनने के लिए कहा, ठीक है। उसे बोला कि आप पहनिए। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गया, ऐसा रस्सी बनाई नहीं जा सकता था। और अब उसकी बात झूठी हो गई, ठीक है। पहनने के लिए कहा, लोनपोगार रस्सी देखकर चकित हो गया। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। मतलब अगर वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर छोड़ो, उठाना भी मुश्किल है। मतलब वो उठ भी नहीं सकता, हाथ लगाते ही वो टूट जाएगी, वो इधर उधर बिखर जाएगी, ठीक है। अगर आपके घर में पूजा होता तो वहाँ पे धूप जलता होगा, ठीक है। अब उसका आप अगरबत्ती भी जलता होगा तो आप उसका राख लीजिएगा, उसे अपने हाथ में लीजिएगा तो वो चुरका होने लगेगा, और उसे आप कस के भी छीपेंगे तो वो तो गया काम से भाई, वो तो एकदम पाउडर बनेगा। पाउडर भी नहीं बनेगा, हाथ में काला काला पर लग जाएगा, ठीक है। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी तो धरी रह गई। मतलब लड़की की इस समझदारी को देख सामने उसके जो लोनपोगार की चालाकी थी वो तो धरी की धरी रह गई, मतलब सिमट के रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई।
अब बिना वक्त गवाए लोन पुकारने के किया, अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया, उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया लड़की के सामने, और धूमधाम से उन दोनों की शादी होगी। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्यों लोनपोगार ने उस लड़की से शादी करवाया अपने बेटे को, ठीक है, मतलब क्यों लोनपोगार ने अपने बेटे से उसी लड़की से शादी करवाया, क्योंकि अब देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका उत्तर बता देता हूँ, अगर बुक में अगर कहीं क्वेश्चन मिलता है तो इसका आंसर भी मैं बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए बता दूं कि इसका अगर नहीं रहा बुक में तो अभी बता देता हूँ, क्योंकि बाद में मुझे याद नहीं रहता, कई चीज़ों में बताए बिना ही अपलोड कर देता हूँ वीडियो, ठीक है। तो धूमधाम से उनकी शादी हो गई। अब इसका आंसर क्या होगा ये बताता हूँ, क्योंकि लोनपोगार ने सोचा कि अगर मैं इस लड़की से शादी करवाता हूँ अपने बेटे का, तो उस लड़की के साथ रह रह करके वो उसका बेटा है वो समझदार बन जाएगा, ठीक है, किसी के साथ रह करके वो समझदार बन जाता है। किसी ने कहा ना कि अगर किसी के साथ हाल चाल में आप रहते हो ना, तो आप उसी हाल चाल में अडॉप्ट हो जाते हो, ठीक है। अगर आप कहीं ठंडी जगह में जाते हो, पहले 5 दिन तो आप गए काम से, आपको तो बहुत ठंड लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आप रहने लगोगे आपको उस सीजन का अडॉप्ट हो जाएगा, आपको लगेगा नॉर्मल लगेगा। जैसे पहले आप किसी दूसरे घर से शिफ्ट होकर यहाँ दूसरे यहाँ आ गए, अब आपको मन तो लग नहीं रहा होगा, उस घर में बहुत मन लगता था, इस घर में मन नहीं लग रहा है, तो उसके बाद अब क्या होगा कि थोड़ा दिन तो मन नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद फिर मन लगेगा। ऐसे ही कुछ होता है कि मेरे घर में से कोई रिश्तेदार आता है, उसके बाद चला जाता है, मुझे बहुत भाई मन नहीं लगता, लेकिन थोड़े दिन बाद अडॉप्ट हो जाता है। तो इसी हिसाब से लोनपोगार ने सोचा कि अगर इसके साथ लड़की के साथ मेरा बेटा रहा तो वो भी समझदार बन जाएगा, इसीलिए वो उन दोनों का शादी करवा दिया, ठीक है। प्रस्ताव भी रखा, शादी भी हो गई धूमधाम से। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे पिक्चर बना हुआ है, या आप पिक्चर बना लीजिएगा। बाकी मैं तो भाई टीचर नहीं हूँ कि आपको बताते रहूँ भाई, तो मैं तो आपका दोस्त हूँ। ओके, आगे क्वेश्चन आंसर के टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। तो शुरुआत है आपको क्वेश्चन आंसर के टॉपिक पे। हमारा 16 मिनट 17 मिनट यही कहानी में बीत गया, अब आगे कितना मिनट बीतेगा इसका राम जाने। भोला भाला टॉपिक, क्वेश्चन का टॉपिक क्या है, भोला भाला, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। तिब्बत के जो मंत्री थे कौन थे, लोनपोगार। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि तिब्बत के मंत्री कौन थे, ठीक है, तो लोनपोगार थे, लेकिन ऐसा नहीं, तिब्बत के मंत्री बहुत थे। तिब्बत के राजा पूछ सकते हैं कि तिब्बत के 32वें राजा कौन थे, तो आप बता सकते हैं कि सोनग वेसन थे, ठीक है, सोनग वेसन गामपो, उनके मंत्री थे लोनपोगार। और अब जो तिब्बत के मंत्री थे लोनपोगार जो थे, अपने बेटे के भोलेपन से बहुत चिंतित रहते थे। पहला क्वेश्चन इस पे पूछा है, तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे। अब तुम्हारे विचार से वे किन किन चीजों पे बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे, रहते होंगे। दूसरा क्वेश्चन है, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करता। अगर तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो तुम क्या उपाय करते अपने बेटे के लिए, ठीक है। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो उत्तर यह है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, कहीं उनके बेटे को कोई मूर्ख ना बना दे। वो सोचते रहते थे कि कहीं उनके बेटे को कोई मूर्ख ना बना दे, कहीं उसका अत्यधिक भोलापन उसके जीवन रूपी नाव को डुबा ना दे। मतलब उसका जो जीवन है, उसका जो जीवन रूप है, जो उसका जीवन रूप जो होता है एक नाव की तरह होता है, तो उसे कभी ना डुबा ना दे अत्यधिक भोलेपन से, ठीक है। यहाँ पे दोनों शब्द को कंबाइंड कर दिया गया और ऐसा तरह का एक वर्ड बन गया, ठीक है। वो अपना जीवन निर्वाह कैसे करेगा, जो उसका जीवन है वो कैसे अपना चला पाएगा, कहीं कोई लड़की उससे शादी करने को तैयार ना हो, आदि आदि जो भी होते होंगे, ठीक है। आगे है, अब दूसरा क्वेश्चन का आंसर है, ये तो हिंदी मतलब लड़की के भाषा में इसका आंसर दिया गया है, ठीक है। तो इसे आप लड़की के फॉर्म में लिखिएगा, अगर आप लड़का है तो लड़के के फॉर्म में लिखिएगा, अगर लड़की है तो लड़की के फॉर्म में लिखिएगा, ठीक है। तो मैं लड़के के फॉर्म में बोल देता हूँ। मैं रोज, क्योंकि लड़का ही हूँ मैं भाई, मैं रोज उसको अपने पास बैठा कर दुनियादारी सिखाता, ठीक है, समझाता, उसे पढ़ाता लिखाता, उससे सवाल जवाब करता, उसका परीक्षा लेता, ठीक है। अगर गर्ल्स है तो आप ऐसे ही लिखिएगा, यहाँ से लेकर के पूरा छाप दीजिएगा। लेकिन अगर आप लड़के हैं तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अगर जहाँ पे लड़की जैसा वर्ड है वहाँ पे आप लड़का बना दीजिए। जैसे दुनियादारी, ठीक है, दुनियादारी तो चलो है सही। समझाते, यहाँ पे जो समझाते हैं इसे आप समझाता लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लड़के हैं। उसे पढ़ाते लिखाते नहीं, उसे पढ़ाता लिखाता, ठीक है, उसे मैं पढ़ाता लिखाता, उससे सवाल जवाब करता, यहाँ करती नहीं करता, क्योंकि आप लड़के हैं। अगर लड़के हैं तो छाप दीजिएगा पूरा, लेकिन अगर आप लड़के हैं तो लड़के के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा लिखिएगा। उसकी परीक्षा लेती नहीं लेता, क्योंकि आप लड़के हैं, ओके। अगर लड़की हैं तो पूरा छाप दीजिएगा, लड़के हैं तो जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे लिख लीजिएगा, ओके।
तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक पे चलते हैं। अगर आप चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक है शहर की तरफ। अब शहर की तरफ से एक क्वेश्चन का टॉपिक मिला है, ठीक है। क्वेश्चन क्या क्या देखते हैं। फर्स्ट है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। अब इसी पे क्वेश्चन बेस्ड है। फर्स्ट है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर ही क्यों भेजा। अब जो वो क्वेश्चन है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था। अच्छा, यहाँ पे ही नहीं लिखा हुआ है, मतलब भैया ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मंत्री ने अपने लोनपोगार ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था। दूसरा क्वेश्चन है, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा, ठीक है, वो शहर में ही क्यों भेजा अपने बेटे के साथ। और तीसरा क्वेश्चन है, तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे, ठीक है। घर में पता करो, आस पड़ोस में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो कि किसी दूसरी जगह जा कर के बस गया हो। उनसे बातचीत करो और उन्हें जानने की कोशिश करो, क्या वे अपने निर्णय से खुश हैं, क्यों। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो। यह भी पूछो कि उन्होंने वो जगह क्यों छोड़ दी, ठीक है। तो चलिए दोनों क्वेश्चन का आंसर देते हैं। बाकी तीसरा क्वेश्चन आप खुद कर दीजिएगा, ये डू इट योरसेल्फ है, डू इट योरसेल्फ क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ये खुद से करना है। बाकी दो क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा ताकि वो दुनियादारी समझे और व्यवहारिक बने। मतलब उसने अपने मंत्री को, अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा था ताकि वो दुनियादारी समझे और व्यवहारिक बने, ठीक है। अपने व्यवहार के साथ चले, अपने काम के साथ चले, ठीक है, अपने कर्म से भागे ना, ठीक है। और अगला क्वेश्चन का आंसर है, सॉरी, हाँ, शहर के लोग ज्यादा होशियार और सूझबूझ वाले होते हैं। ऐसे लोगों के बीच रहकर भोला भाला व्यक्ति भी होशियार और सूझबूझ वाला बन सकता है। इसी कारण उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही भेजा, ठीक है। तो मैंने आपको कह रहा था ना कि अगर किसी फॉर्म में आप रहते हैं तो थोड़ा दिन तो आपको दिक्कत होगी, लेकिन उसके बाद आप उस फॉर्म में हो जाएंगे, ओके। तो यही चीज है, यही है, इसका आंसर भी है, ओके। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक ये है, देखिए अगला क्वेश्चन का टॉपिक नहीं है, अगला क्वेश्चन एक और है, ठीक है। क्या है, पढ़ते हैं। जौ एक तरह का अनाज है, ठीक है। जौ एक तरह का क्या है, अनाज है, खाने का चीज है, जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भून कर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करो, ठीक है, जैसे गेहूं और जौ के बारे में, ठीक है। देखेंगे इसका आंसर भी, देखेंगे, जरा सब्र करो। तीसरा क्वेश्चन है, गेहूं और जौ अनाज होते हैं और ये तीनों शब्द संज्ञा है। गेहूं और जौ अलग अलग किस्म के अनाज के नाम हैं, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से रिमझिग व्यक्तिवाचक संज्ञा और पाठ्य पुस्तक जातिवाचक संज्ञा। ओके, मैं आपको संज्ञा के बारे में भी बताऊंगा, टाइम आने दीजिए, उसका भी बताऊंगा, थोड़ा दिन रुक जाइए। और अब उस पर इसी चीज के बारे में क्वेश्चन बेस्ड है। नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन दो प्रकार की संज्ञाओं में करो, ठीक है। दो प्रकार की संज्ञाओं में इनका वर्गीकरण करो। लेह धातु, शेरवानी, भोजन, ताबा, खिचड़ी, शहर, वेशभूषा, ठीक है, आपको करना है। और उसी में दूसरा क्वेश्चन भी बेस्ड है। ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए तीन तीन व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखो, ठीक है। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चंस के, तीनों क्वेश्चंस के आंसर को करते हैं। तो उत्तर यह है, अब देखिए गेहूं और जौ पे मैंने अनाज लिख दिया है। गेहूं के साथ मक्का होता है, बाजरा होता है, धान होता है, ज्वार होता है, और भी कई तरह के होते हैं अनाज, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन था हमारा, गेहूं और जो अनाज होते हैं ये तीनों शब्द संज्ञा, ठीक है। गेहूं और जो अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम है, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा और अनाज जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार रिमझिम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा और पाठ्यपुस्तक जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण दो प्रकार की संज्ञाओं में करें, ठीक है। अब करते हैं, रुक जाइए, देखिए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा बन गया, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा ये है, देख लीजिए, लेह, शेरवानी, तांबा और खिचड़ी। जातिवाचक संज्ञा क्या है, धातु, भोजन, शहर और वेशभूषा, ठीक है। अब देखिए एक चीज मैं और आपको बता दूं, यहाँ पे मैचिंग भी चल रही है। ये तो अलग अलग हम लोगों ने वर्गीकरण किया, यहाँ पे मैचिंग भी होगा। जैसे लेह, लेह क्या एक तरह का शहर है, ठीक है। तांबा क्या है, तांबा क्या है, धातु है, ठीक है, धातु है, चिल्ला के ज्यादा ही कुछ बोल दिया। शेरवानी क्या एक तरह का वेशभूषा, एक तरह का कपड़ा है, ओके। और खिचड़ी क्या है, खिचड़ी एक तरह का भोजन है। तो ये देखिए वर्गीकरण भी हो गया और मैचिंग भी हो गया, ओके। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था कि ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए तीन तीन व्यक्तिवाचक संज्ञा खुद सोचकर लिखो और उसका उत्तर बताओ हमारे को, ठीक है। तो आंसर ये है शहर। शहर से
सॉरी सॉरी, मुझे थोड़ा सा खांसी आ गया, सॉरी। देखिए, शहर से 3 एग्जाम्पल बन गए हैं, कोलकाता, पटना, चेन्नई। वेशभूषा से 3 और बन गए, कमीज, टाई, सलवार। धातु से भी 3 बन गए, लोहा, सोना, चांदी, हीरा, मोती, और भी बन सकते हैं। यहाँ पे तो धातु में तो मैं भर के दे देता। भोजन में भी चावल, दाल, रोटी, खाना पीना सब ठीक है। भोजन में सारा चीज़ आ सकता है, चावल, दाल, रोटी, सब्जी, भिंडी की सब्जी, आलू की सब्जी, परोर की सब्जी, सब कुछ सारी सब्जी ठीक है। सब्जी अलग अलग तरह का सब कुछ आता है। अनार तो दूसरा चीज, भोजन में अनार भी हो जाता है ना, और भी बहुत कुछ होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, एक चीज मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि मेरे पिछले वीडियोस में व्यूज क्यों नहीं आ रहा है। मैंने यार कितना अच्छा से वीडियो पूरा एडिट किया, बाकी शॉर्ट्स में तो मैंने बहुत एडिटिंग किया है। ये सब मैं एडिटिंग भी बहुत मैं कम करता हूँ। शॉर्ट्स में तो मुझे दिन दिन भर लग जाते हैं, मतलब बहुत टाइम लग जाता है शॉर्ट्स को एडिट करते हुए। मुझे बहुत टाइम लगता है यहाँ वहाँ काम करते एडिट करने में, ठीक है। मेन तो एडिट में मुझे टाइम लग जाता है, तो उसमें भी मेरे को व्यूज़ नहीं मिलता यार। थोड़ा सा फैलाओ मेरे वीडियो को, बहुत कम ही मिलता है, वो भी बड़ा मुश्किल से मिलता है। इतना दिन में मैंने 2 सप्ताह में देखा, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि मैंने रिसर्च कर रहा था कि इतना दिन से मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा तो 2 सप्ते में मेरा कितना व्यूज जाता है, ठीक है। 2 सप्ते से मैंने वीडियो नहीं बनाया तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन एक रिसर्च टाइप का कर रहा था कि कितना व्यूज मुझे मिलता है 2 सप्ते में अगर मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो बस 35 व्यूज, उससे ज़्यादा नहीं होगा। मैं तो कल तक का मैं बता रहा हूँ कि कल तक तो मुझे 35 व्यूज मुझे पता था, और आज तो पता नहीं, और भी बढ़ सकता है। 2-4 तो बढ़ता ही है हर दिन, 2-4, ठीक है। तो क्यों नहीं बढ़ता है, प्लीज़ और व्यूज़ बढ़ाओ, सब्सक्राइबर भी कराओ यार। 100 सब्सक्राइबर होगा तो मैं आपके लिए नया चीज़ लाऊंगा। आप जल्दी करिए 100 सब्सक्राइबर, बस 4 सब्सक्राइबर्स बचे, ठीक है। तो जल्दी पूरा कर दिएगा, और हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक है सींग और जौ, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन इस पे, पहली बार मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने ये चीज खरीदी होगी उन्होंने भेड़ों के बाल और सींगों का क्या किया होगा, अपनी कल्पना से बताओ, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो उत्तर ये है, आंसर है, भेड़ों के बालों से उन्होंने ऊन बनाई होगी और ऊन से गर्म कपड़े जैसे शॉल। भेड़ों के सींगों से उन्होंने सजावट की चीजें बनाई होंगी, ठीक है, क्योंकि भेड़ों के सींगों से भी बहुत सारी सजावट की चीजें बनती है, ओके। और भेड़ों के बालों से तो ऊन बनाई जाती है, जिससे बहुत सारे गर्म कपड़े बनाए जाते हैं, शॉल, चादर, रजाई, ठीक है, गद्दा, ये सब बनाई जाती है। गद्दा तो नहीं, रजाई समझ लीजिए, ठीक है, इतना समझिए, ठीक है। और चलिए हम लोग एक पिछला क्वेश्चन हमारा एक रह गया, उसे हम लोग कर लेते हैं। पिछला क्वेश्चन ये है, हमारा एक पिछला क्वेश्चन था कि मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच ये बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताना जरा सा, ठीक है। तो इसका उत्तर यह है, हाँ ये है उत्तर इसका, मंत्री को यह बात जरूर पसंद आई होगी, लेकिन इसमें उसके बेटे का कोई योगदान नहीं था, इसलिए उसने खुशी जाहिर नहीं की थी, ठीक है। और दोबारा उन्हीं भेड़ों के साथ उसे शहर भेज दिया ताकि उसे अपनी होशियारी दिखाने का एक और अवसर मिल जाए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यह है कि मंत्री को यह बात तो जरूर पसंद आई, लेकिन उसमें बेटे का कोई योगदान नहीं था। लड़की ने उसका पूरा योगदान दिया, पूरा काम किया, इसलिए उसने खुशी जाहिर नहीं किया। दोबारा उन्हीं भेड़ों के साथ उसे शहर भेज दिया ताकि उसे अपनी होशियारी दिखाने का एक और अवसर मिल जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक ये है, तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक है बात को कहने के तरीके। अब इस पे फर्स्ट क्वेश्चन है लिखा हुआ, नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को तुम और किस तरह से कह सकती हो, ठीक है। फर्स्ट है, चैन से जिंदगी चल रही थी। सेकंड है, होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी। तीसरा है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। चौथा है, उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। अब दूसरा क्वेश्चन है, लोनपोगार का बेटा होशियार नहीं था। अब लोनपोगार का बेटा होशियार नहीं था। क्वेश्चन बेस्ड है। फर्स्ट, होशियार और चालाक में क्या फर्क होता है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो? इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है, लड़की को तुम समझदार कहोगे या बुद्धिमान, और क्यों? इसका कारण भी बताओ, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का तीनों क्वेश्चन के आंसर, तीनों क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो उत्तर यह है,
तो आंसर है चैन से जिंदगी चल रही थी, इसका अर्थ होगा शांतिपूर्ण ढंग से जीवन कट रहा था। सेकंड है होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी, वो बिल्कुल होशियार नहीं था। मैं इसका हल निकाल देती हूँ, मैं इसका उपाय बताती हूँ। और चौथा है हमारा उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई, तो इसका आंसर है उनकी अपनी चालाकी काम ना आई। ठीक है, और हमारा दूसरा क्वेश्चन था लोनफोगार का बेटा होशियार नहीं था। अब इसमें होशियार और चालाक में क्या फर्क होता है, किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकते हो, किस इसी प्रकार से भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है होशियार शब्द का प्रयोग सकारात्मक अर्थ में, अच्छे अर्थ में होता है। ठीक है, इसका मतलब है समझदार। लेकिन चालाक शब्द का प्रयोग नकारात्मक अर्थ में होता है, खराब या बुरे अर्थ में। इसका मतलब है चतुर। भोला शब्द का अर्थ होता है सीधा साधा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति भोला है इसका मतलब यह नहीं कि वो मूर्ख है, वो जानकार और पढ़ा लिखा है क्योंकि हृदय से सीधा है। बुद्धू शब्द का अर्थ क्या मूर्ख या बेवकूफ होता है। ठीक है, लड़की बुद्धिमान थी, उसने अपनी बुद्धि से एक मंत्री को इतना प्रभावित किया कि उसने अपने बेटे से उसकी शादी कर दी। ठीक है, उसी से शादी करवा दी। ओके, और अगला है नाम दो, ये तो हम लोग अभी आगे करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग अपने अगले एक पोएम को पढ़ेंगे, उस पर चलते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अगला एक पोएम को। यहाँ इसी चैप्टर में ये पोएम दिया हुआ है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, अलग से पढ़ा था। नाम दो। ठीक है, अब इस पे लिखा हुआ है कहानी में लोनफोगार के बेटे और लड़की को कोई नाम नहीं दिया गया है। नीचे तिब्बती में बच्चों के नामकरण के बारे में बताया गया है। ये परिचय पढ़ो और मनपसंद नाम छांटकर बेटे और लड़की को कोई नाम दो। ठीक है, तो चलो मैं पहले पढ़ लेता हूँ, उसके बाद नाम दूंगा। ओके, तो क्या है, पढ़ लेता हूँ। नाइमा, डावा, मिगमार, लाखपा, नुखू, फुदुरजे, ये क्या है? कोई खाने की चीज या घूमने की चीज है कि नाम है? जी नहीं, ये तिब्बती के बच्चों के कुछ नाम है। ये सारे नाम तिब्बत में शुभ माने जाते हैं। नाइमा नाम दिया जाता है रविवार को जन्म लेने वाले बच्चों को। मानते हैं कि इस से बच्चे को उस दिन के देवता सूरज जैसी शक्ति मिलेगी और जब जब उसका नाम पुकारा आ जाएगा ये शक्ति बढ़ती जाएगी। सोमवार को जन्म लेने वाले बच्चों को डावा नाम रखा जाता है। ठीक है, ये लड़की दोनों का नाम हो सकता है। ठीक है, मतलब ये लड़का लड़की दोनों का नाम हो सकता है। तिब्बती भाषा में डावा के दो मतलब होते हैं, सोमवार और चांद। यानी डाव चांद जैसी रोशनी फैलाएगी और अंधेरा दूर करेगी। तिब्बती में बुद्ध के स्त्री पुरुष रूपों पर भी नामकरण करते हैं, खासकर दोलमा नाम बहुत मिलता है। बुद्ध के स्त्री रूप तारा ही तिब्बती नाम। पता नहीं यहाँ पे बुद्धू है कि बुद्ध है, लगता है मुझे बुद्ध है क्योंकि नीचे पे एक और उकार लगता रहता अगर बुद्धू होता तो। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि मैं क्या नाम रखता है। आंसर में आपको पता चल जाएगा। बेटे का नाम रखता है मैं मिगमार और लड़के का नाम रखता है डावा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आगे कहानी उसे पढ़ते उसके बाद वीडियो को एंड कर देते हैं। ओके, किसी भी लोक कथा को समझने के लिए उस इलाके की जलवायु, रहन सहन और खान पान और संस्कृति की समझना उपयोगी होता है। ठीक है, ये एक और हमारा लास्ट में कहानी है दुनिया की छत, इसका भी मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, शीर्षक का नाम भी नहीं बताया, शुरू कर दिया। ठीक है, तो शीर्षक का नाम है दुनिया की छत। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ तक बता दिया, मतलब किसी भी लोक कथा को समझने के लिए उस इलाके की, मतलब उस जगह की जलवायु, रहन सहन, खाना पीना क्या होता है, संस्कृति को समझना उपयोगी होता है। जिस इलाके में वह लोक कथा सुनाई जाती है, राख की रस्सी शीर्षक लोक कथा तिब्बत से संबंधित है। ठीक है, मतलब जो राख की रस्सी शीर्षक है वो लोक कथा तिब्बत से संबंधित है, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है। तिब्बत जो है उसे दुनिया की छत कहा जाता है क्योंकि यह बहुत ऊंचे पठार पर स्थित होता है। पठार जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचा होता है। ठीक है, मतलब पठार जमीन के ऐसे जगह को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा होता है, जमीन से ऊंचा होता है, हमारे जैसे मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचा होता है। तिब्बत के पठार पर खड़े हैं, मतलब तिब्बत के पठार पर खड़े हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हिमालय का हिस्सा है। इन पहाड़ों की एक खासियत यह है कि ये कई रंग के हैं, भूरे, लाल, पीले, बैंगनी, गुलाबी, गेरुआ और हरे। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे अपने चित्रों
में मनचाहे रंग भर देते हैं। इन पथरीले पहाड़ों में तरह तरह की मिट्टी और खनिज पदार्थ पाई जाती है। मतलब इन पथरीले पहाड़ों में तरह तरह की मिट्टी और खनिज पदार्थ मतलब पाई जाती है। ठीक है, सूरज की बढ़ती और घटती किरणों के पड़ने से वे पहाड़ अनोखे रंगों में चमक उठते हैं। ओके, तिब्बत की हवाओं में मतलब तिब्बत की हवा में बहुत नमी बहुत कम है। ठीक है, मॉइस्चर बहुत कम है। इस वजह से यहाँ बरसात और बर्फबारी कम होती है। खुशक मौसम में पेड़ पौधे बहुत नहीं होते हैं। ठीक है, खुशक मौसम में पेड़ पौधे बहुत नहीं होते। तिब्बत का पूर्वी भाग ही ऐसा है जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। उन जंगलों में पेड़ पौधे पशु पक्षियों की दुर्लभ किस्में मिलती है। तिब्बत की मिट्टी कहीं रेतीली होती है और कहीं लाल पीली तो कहीं काली। ओके, अब आपको एक नॉलेज वाला चीज मिलेगा जो कि आपको जरूर पढ़ना है। तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं। ये झीलें बनती है पहाड़ों के बर्फ के पिघलने से। ठीक है, इनमें मानसरोवर झील का बहुत नाम है। यहीं से सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ठीक है, और काफी ऊंचाई पर बसा होने के कारण तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश है। यहाँ की सर्दी का तो हाल मत पूछो, ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने फ्रिज में डाल दिया और ऊपर से तेज ठंडी हवाएं चल रही हो। ठीक है, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसे तिब्बत में सांगपो बोला जाता है। ठीक है, वो बहुत जगह से बह करके यहाँ पे आती। ठीक है, मतलब बिहार में तो वो नहीं आती है। शायद बिहार में आती है क्या, कमेंट में जरूर बताइएगा, मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो वो तिब्बत से हो करके बांग्लादेश से हो करके मतलब यहाँ तक में कहीं एंडिंग, कहीं वो तो उसका एंडिंग तो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में होती है, लेकिन यहाँ पे कहीं घूमता मुझे पता नहीं है। ठीक है, और ऐसा लगता है वहां पे इतनी ठंडी होती, इतनी सर्दी होती, इतनी सर्दी होती कि हाल मत पूछो। ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने फ्रिज में डाल दिया और ऊपर से तेज ठंडी हवाएं चल रही हो। ठीक है, इसलिए वहां के लोग हमेशा भारी भरकम गर्म कपड़े पहने रहते हैं। ठीक है, तिब्बती लोगों की घर बनाने की कारीगरी अनोखी होती है। ठीक है, यहाँ लकड़ी के बने हुए बहुत बहुमंजिला होते हैं। लोग अब पत्थर मिट्टी और सीमेंट के भी घर बनाने लग गए हैं। खिड़कियां भी अधिक दिए जाता है ताकि सूर्य की ढेर सारी रोशनी घर के अंदर आ सके। भूकंप से बचाव के लिए दीवारें अंदर की ओर थोड़ी झुकी होती है, क्योंकि वहां की जगह पे बहुत ज्यादा भूकंप आता है। ओके, तिब्बत का सबसे बड़ा शहर है लहासा। ये 3650 मीटर की ऊंचाई स्थित होने के कारण ये दुनिया का सबसे ऊंचा शहर भी माना जाता है। कपड़ा तथा खाने पीने के लिए यहाँ का बाजार बहुत प्रसिद्ध है। ओके, लहासा का तिब्बतियों का दिल माना जाता है। लहासा जो है उसे तिब्बतियों का दिल माना जाता है। ओके, बाकी ये तो कहानी खत्म हुई और ये मैंने यहाँ पे आपको तीन ऐसी चीजें बता दी है। पहला तो एक राख की रस्सी कहानी है, दूसरा जो आपको नाम देने के लिए थोड़ा सा एक पैराग्राफ दिया गया था, तीसरा यार दुनिया की छत एक कहानी की तरह ही था। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज इस वीडियो को यही ऐड करते हैं, क्योंकि मैंने आपको आज एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 1 राख की रस्सी को पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी कर दिया, क्वेश्चन आंसर सारा बता दिया है। अब जो नहीं बताया वो आपको खुद से करना है, डू इट योरसेल्फ। कि मैंने आपको सारा बता दिया, जो आपको मैंने नहीं बताया वो आपको डू इट योरसेल्फ क्वेश्चन है, मतलब आपको खुद से करना है। ओके, तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, लाइक में 10 लाइक में जल्दी पूरा कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, फेसबुक, टेलीग्राम हर जगह फैला दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए, और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि टाइप पे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए बाय लेता हूँ, और मिलेंगे हम लोग अपने अगले चैप्टर में। ठीक है, अगला चैप्टर क्या है वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, नहीं इतना भी बता ही देता हूँ, हमारा दूसरा चैप्टर है फसलों के त्योहार। ठीक है, तो हम लोग अगले चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को यही एंड करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत और बाय।